हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है मार्केट में, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग इसका पहला प्रैक्टिस सेट जो है देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को इसका फुल जो है PDF फ्री में वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो वो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है महामल्ल की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो देखिए यह जो है यह हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में जो है मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था किसने? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो है यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो सही है इसका 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया किस वेद में? तो देखिए यह कहा गया था अथर्ववेद में। किस वेद में कहा गया था? अथर्ववेद में कहा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो देखिए इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, देखिए डी ऑप्शन कि दीवान ए मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, यह जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो वह किया गया था 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं को हरमदल से क्या किया था? मुक्त कर लिया था, याद रखिएगा। और इसने दास प्रथा का अंत जो है वह 1562 ईस्वी में ही किया था, यह भी याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत, ठीक है, दास प्रथा का अंत जो है वह 1562 ईस्वी में ही किया गया था अकबर के द्वारा, 1562 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें कह रहा है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसके शासनकाल में? सही आंसर हो जाएगा इसका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के शासन में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, याद रखिएगा। और 1740 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना था, ये भी याद रखिएगा, 1740 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1740 ईस्वी में। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर। कह रहा है इसमें बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था कब। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर में है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो यह था झारखंड से। किससे था? झारखंड से था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। किसने कहा था? तो यह कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया था और अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी कब? हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कब प्रकाशित की गई थी? तो यह प्रकाशित की गई थी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित की गई थी। ज्ञातव्य हो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग जो है जालियांवाला बाग घटना जो है घटित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस घटना की जांच हेतु जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने 28 मई 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट जारी करी थी। 28 मई याद रखिएगा, 28 मई 1920 ईस्वी को। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है क्या? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कर्णप्रयाग। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है किस प्रकार की मिट्टी में? तो यह पाई जाती है काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है और इस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रायः इसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ती है? तो सही हो जाएगा इसका डंकन पास। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो यह भाग है हिमाद्री के। किसके भाग है? हिमाद्री के। और हिमाद्री को वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार जो कंट्री है उसके साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो यह लगती है टोटल 4 राज्यों की सीमा। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा। और वो कौन कौन से राज्य है? तो पहला तो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद मिजोरम हो गया, उसके बाद तीसरा है नागालैंड। ठीक है, तीसरा है नागालैंड और चौथा जो है वह है मणिपुर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार के साथ जो है टोटल कितने भारतीय राज्य उसकी सीमा से लगते हैं? तो टोटल 4। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे? काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वह लगभग 2,70,000, याद रखिए। देखिए 2,70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह सहारा है। ठीक है, जो कि लगभग 11 देशों की सीमा को छूती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो देखिए विनिपेग झील जो है, विनिपेग झील यह रूस में स्थित नहीं है क्योंकि विनिपेग झील जो है यह कहाँ है? कनाडा में। कहाँ पे है? कनाडा में स्थित है, याद रखिएगा, कनाडा में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? भू आवेष्टित देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ देश जो है यह भू आवेष्टित देश नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल राज्य में। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में जो है पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। बिहार के किस क्षेत्र में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज आदि जिले आते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है। तो यह है अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है। वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है तो वह परियोजना हो जाएगा, याद रखिएगा, भारतमाला परियोजना। ठीक है, भारतमाला परियोजना जो है यह वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि यह किया गया था अक्टूबर 2017 ईस्वी में। ठीक है, अक्टूबर 2017 ईस्वी में जो है यह परियोजना शुरू करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 28 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो यह किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, वह था 1956 ईस्वी से लेके याद रखिएगा 1956 से लेके 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1955 से लेके 61 तक। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यह आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 30 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में 30 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं तो याद रखिएगा उसे रिवर्स रेपो दर का रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुसूची में। तो याद रखिएगा यह 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है कि कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं तो हम देखते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पे देखते हैं, प्रस्तावना में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 14 से 18 है उसमें समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं और समानता के मौलिक अधिकार का जो मूल लक्ष्य है वह है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। किस संशोधन के तहत तो यह करी गई है, याद रखिएगा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वह स्पीकर थे, याद रखिएगा, जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर के खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसको कि लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी तो यह प्रदान की गई थी जून 2005 ईस्वी में। कब की गई थी, जून 2005 ईस्वी में जो है इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था। कब से लागू किया गया था तो 12 अक्टूबर, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से। ठीक है,
उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर। देखिए 37 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो यह करता है पंचायत सचिव। कौन करता है, पंचायत सचिव करता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 यहाँ पे दिया हुआ है 38, देखिए इस क्वेश्चन में 38 में यहाँ पे कह रहा है इसमें कि उपर्युक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है। कथन दिया हुआ है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और कथन बी में है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई, तो यह मान्यता दी गई थी 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 ईस्वी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसी याद में हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर याद रखिएगा, 14 सितंबर को जो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 40 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किस सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 41 नंबर यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, तो देखिए इसका अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, हरित गृह प्रभाव का यही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों इसलिए है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 43 में कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। जैव सुरक्षा समझौता से जो है इसका यहाँ पे संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है सुंदरवन में। कहाँ पाई जाती है, यह सुंदरवन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर में। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था 1972 यानी कि 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में यह पारित किया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। कितना, 66 धाराएं हैं, ये भी याद रखिएगा। इस अधिनियम में जो है टोटल 66 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। इनमें से कौन सी पुस्तक है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वह पुस्तक हो जाएगा यहाँ पे नेचर क्योर। नेचर क्योर पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था, याद रखिएगा। नेचर क्योर जो है यह मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 47 नंबर में। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार किस वर्ष में, सही आंसर हो जाएगा देखिए 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, याद रखिएगा। और इनको टोटल जो है कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार तो हो गया 1937 ईस्वी में, ठीक है, और लास्ट बार जो है इनका जो है ये नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए वो 1948 यानी कि 1948 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 48 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह वियना में है। कहाँ पे है, वियना में है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर। कह रहा है इस क्वेश्चन में
चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वह अंतरिक्ष यान है लूना 9। ठीक है, लूना 9 जो है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 50 नंबर देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। और प्राचीन काल में यह एक महावीर बौद्ध मठ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 51 नंबर में कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 52 में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो देखिए यहाँ पे CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल जो है यह एक दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम है यह क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक होता है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 54 नंबर में देखिए क्या कह रहा है इसमें कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा यह यूरेनियम का अयस्क है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 55 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे जो डी दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 1 2 3 ये तीनों के तीनों कथन जो है यहाँ पे क्या है? सत्य है। एक में दिया हुआ है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है। 2 में है कि गोल्ड तथा प्लैटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। और 3 में दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 56 नंबर देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है विलयन की सांद्रता। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, याद रखिएगा, मैथिल एल्कोहल को। मैथिल एल्कोहल को जो है लकड़ी के एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 में कि पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो याद रखिएगा वह क्रिया परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा लवक यानी कि प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? इनमें से कौन सा लवक? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूलों तथा बीजों का विभिन्न रंग प्रदान करता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो देखिए वाहिकाएँ जो है वाहिकाएँ या फ्लोएम का भाग नहीं है। वाहिकाएँ जो है यह फ्लोएम का भाग नहीं है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 61 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। सही हो जाएगा इसका देखिए थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट मदद करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 63 नंबर जो है देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इस क्वेश्चन में 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? इनमें से कौन से रोग है जो संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो देखिए ये मलेरिया जो है, मलेरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो। मलेरिया जो है संक्रामक रोग के उदाहरण है, याद रखिएगा मलेरिया संक्रामक रोग के उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 64 नंबर, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में यह पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है। तो देखिए यह हार्मोन हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहलाता है। और इस हार्मोन की खोज जो करी गई थी यह डार्विन के द्वारा करी गई थी, ठीक है। और यह कब करी गई थी, तो 1880 ईस्वी में, ठीक है। 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है क्या। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सर्वाधिक। जी पर क्या होता है, पृथ्वी के जी पर जो है, जी पर पृथ्वी के ध्रुव पर जो है जी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। तथा विषुवत रेखा पर जो है जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 67 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई। फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। आइंस्टाइन के द्वारा जो है फोटॉन कण की खोज करी गई थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर में कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें से क्या अपरिवर्तित रहता है, तो देखिए आवृत्ति जो है, आवृत्ति जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति जो है वह क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर में कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, बोरान और भारी जल, बोरान और भारी जल जो क्या हो जाएगा, इसका 69 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोरान तथा कैडमियम की क्षार जो है, बोरान तथा कैडमियम की क्षार, याद रखिएगा, बोरान तथा कैडमियम की क्षार, ठीक है। कैडमियम की क्षार जो है यह नियंत्रक के रूप में काम, नियंत्रक क्षार के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 70 नंबर में, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। सदिश राशि का उदाहरण नहीं है तो सही हो जाएगा इसका कार्य जो है, कार्य यह सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 72 नंबर में, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। और यह सम्मान उनके व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए प्रदान किया गया, ठीक है, याद रखिएगा पागलखाना के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 73 नंबर में कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ पे, आईआईटी खड़गपुर में जो है परम शक्ति को स्थापित किया गया है, जो कि भारत के सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 74 नंबर, देखिए 74 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन इनमें सत्य है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 74 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए डी का मतलब है 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 जो है तीनों के तीनों सत्य हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए मिस्र के साथ। किसके साथ, मिस्र के साथ। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं अब यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यह किया गया था इंदौर में। कहाँ पे किया गया था, इंदौर में जो है किया गया था, याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वह गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 77 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी FITUR किस देश में आयोजित किया गया। किस देश में आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया था स्पेन में, ठीक है। कहाँ किया गया था, स्पेन में जो है यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 78 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर, देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में
चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? किस रूप में मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 80 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 81 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति जो है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 82 नंबर कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है? सही हो जाएगा कि अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है इस बार तीसरी बार खिताब जीता था। तो यह दूसरी बार नहीं बल्कि यहाँ पे तीसरी बार हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 83 नंबर। देखिए 83 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 83 का जो सही आंसर देखिए हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 84 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया, सही हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है एक ऐसा राज्य है जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर में कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रिस हिप्किंस। क्रिस हिप्किंस को जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रित्जर पुरस्कार 2023 जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय सेना के किस टैंक में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? भारतीय सेना के माफ कीजिएगा टैंक नहीं, यहाँ पे कैंट हो जाएगा। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ उत्सव है और दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है। कह रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। तोरग्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 89 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कब तक रखा है? तो यह रखा है 2023 ईस्वी तक। कब तक रखा है? 2023 ईस्वी तक रखा है। भारत सरकार द्वारा कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक है, जबकि WHO के द्वारा, याद रखिएगा WHO के द्वारा यह लक्ष्य 2030 ईस्वी तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 ईस्वी तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इनके जो अध्यक्ष है वह है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA के अध्यक्ष है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है इस क्वेश्चन में विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 92 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इनके जो संबंध है वह है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं ये सृजा अकुल। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर में। देखिए 93 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में 93 नंबर में देखिए कह रहा है
कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जापान में। कहाँ पे किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। अगला देख लीजिए 94 नंबर में। देखिए 94 जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए? तो यह लगाया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 95 नंबर। देखिए 95 क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम जो है क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर, मॉरिशस, उसके बाद यूएई। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन 96 नंबर। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका मौसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लॉसक ज्ञात करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना है? देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट गुना में सेकेंड, बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे संख्या वो निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि HCF का जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो 15 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा फिर दूसरा संख्या। तो दूसरा संख्या गुना करने के लिए निकालने के लिए क्या किया जाएगा? इसका भी इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए HCF के साथ। तो 15 चौकी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इसको क्या करना है? HCF से डिवाइड कर देना। HCF कितना है? 15 है। ठीक है, 15 है, तो इसको क्या करना है? 15 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 45, और 60 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो देखिए 180 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 97 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि कितना क्रमिक संख्या कह रहा है। तो देखिए 6 क्रमिक संख्या कह रहा है, क्रमिक सम संख्या। तो सबसे पहले देखिए 6 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 इधर कर दीजिए और 3 इधर कर दीजिए। बीच में जो है यह कितना है? यहाँ पे कह रहा है कि 25 है। कितना है? 25 है। तो देखिए 25 से जस्ट पहले का जो सम संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उससे पहले का क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और उससे जस्ट पहले का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और देखिए 24 के बाद जो है अगला सम संख्या क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 20 है, और सबसे बड़ी 30 है। तो 30 और 20 का यहाँ पे अंतर पूछेगा, तो 30 में से 20 गया कितना हो जाएगा? 10। तो 10 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 98 नंबर। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है तो होता है यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, अगर विकर्ण की लंबाई दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा? विकर्ण स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो देखिए विकर्ण जो है, विकर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा? a + b। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग? a + b का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, अब बट्टा में 2 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 × a² + b² + ab। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 13 के बाद क्या है? 14 है, और 14 के बाद कितना? 22 है, 22 के 49। तो देखिए 13 में अगर आप 1 का क्यूब अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 14। फिर 14 में अगर आप 2 का क्यूब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 14 8 कितना हो जाएगा? 22। उसी प्रकार से देखिए 22 में अगर 3 का क्यूब जोड़ दीजिएगा, 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 22 + 27। 22 प्लस क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जो है देखिए यहाँ पे 13 में क्या करना है? 22 में 3 का क्यूब, फिर 49 में 4 का क्यूब, 113 में क्या करना है? 113 में क्या करना है? 5 का क्यूब जोड़ देना है। 113 में 5 का क्यूब जोड़ेंगे तो 113 प्लस 25 पंचे 125, 5 गुना 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 25, और 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, 125। तो 113 प्लस 125 को जब जोड़िए कितना हो जाएगा? 5 3 8, 2 1 3, 1 1 2, कितना हो गया? 238। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 6 को अगर 8 की जगह पर दे देते हैं और 8 को 6 की जगह पर दे देते हैं, यानी कि देखिए 96, और गुना में 6 की जगह पर कितना दे देंगे? 8,
-8 की जगह पर कितना दे देंगे 6 और भागा में हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 और इसके बराबर में 768 है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 768 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई का यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो 8 छके क्या हो जाएगा 48, 8 नमा 72, 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 और 4 हो जाएगा 76। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह और 2 से इस 206 में भागा देंगे कितना हो जाएगा 3 और उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे +3। तो देखिए -3 + 3 गया, बचा कितना 768। तो देखिए यहाँ पे 768 ही है। तो 768 बराबर में क्या हो जाएगा 768। तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया, जिसमें कि टोटल 15 प्रैक्टिस सेट। आज जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 1 जो है पूरा टोटल 100 क्वेश्चन इसमें कवर किए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों के परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका आंसर टिक किया हुआ PDF आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।